आज का शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति, देखिए हमारे कक्षा 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीति जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक यानी सन 2020 तक भारत की राजनीति कैसे चली। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, ये पाठ आपको पढ़ाया गया यहाँ से लेकर, और उस समय उस पाठ का नाम था स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो भारत जब देश आजाद हुआ तो भारत के राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां रही, और सबसे मजेदार सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान को जो सबसे बड़ी चुनौती वहां पर वो करनी पड़ी वो थी आपके शरणार्थियों की समस्या। हमारे हिंदुस्तान में जो ये बंटवारे के कारण से पैदा हुई। ठीक है, और जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद एक थी लोकतंत्र स्थापित करने की, इसकी थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रही। ठीक है, लेकिन 1947 के बाद का जो पीरियड 1950 तक रहा, 1950 यहाँ के जो ये मेन टाइम था, इसमें हमारे पास एक और चुनौती थी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, रियासतों का एकीकरण। तो इसमें सबसे मेन जो भूमिका निभाई वो हमारे देश के जो गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बड़ा इंपोर्टेंट है, उस समय देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रश्न ये आता है कि भारत में जो भारत का जो रियासतों का एकीकरण था वो उसमें किसने भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो हमारे देश के क्या थे, होम मिनिस्टर थे ना, होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने हमारे देश में देशी रियासतों को एकीकरण करने का क्या जिम्मा उठाया। और हमारे देश में कितनी देशी रियासतें थी, और उसमें से जो 4 देशी रियासतें थी, 4 देशी रियासतों का एकीकरण बहुत कठिन हुआ। बहुत उन 4 देशी रियासतों ने हमारे हिंदुस्तान में मिलने से मना कर दिया। वो नंबर 1 थी वो कौन थी, जम्मू कश्मीर थी, और दूसरी थी हैदराबाद और जूनागढ़ और मणिपुर और जूनागढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पूछा जाता है कि 4 देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने भारत में एकीकरण करने से मना कर दिया। तो इनको सैनिक कार्रवाई के तहत या जनमत संग्रह के तहत, क्या कहा मैंने, जनमत संग्रह मतलब लोगों के कहने पर जनमत संग्रह या सैनिक कार्रवाई के तहत मिलाया। क्या कहा, सैनिक कार्रवाई के। ठीक है, तो ये एक मेन जो हम एक तरह से डेमो जिसको कहते हैं, एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि इस पार्ट में ऐसा हुआ था, और एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जब देश का एकीकरण हो गया, जब फिर उसके बाद भारत में क्या लागू हुआ, संविधान लागू। क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये एक बड़ा डेट है जहां से हिंदुस्तान में विकास की रफ्तार पकड़ी। क्या कहा मैंने, क्यों पकड़ी, क्योंकि उस दिन से हमारे देश में क्या स्थापित हो गया, संविधान स्थापित होने का मतलब हमारे देश में क्या लोकतंत्र। और लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जनता के लोगों की आवाज सुनी जाती है या फिर जनता के द्वारा अपना राजा चुना जाता है। तो उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, और 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश के लोकतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे देश में हमें अपने शासक चुनने थे, हमने अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना था। तो इसके लिए मुख्य था कि हमारे संविधान के अनुसार एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो क्या करेगा, हमारे देश में चुनाव करेगा और सरकारों की स्थापना करेगा। तो सबसे पहले जब 1950 में निर्वाचन आयोग की क्या हुई, स्थापना। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। तो 1950 एक ऐसी डेट है जहाँ 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। तब इन्होंने हमारे देश में चुनाव कराने का क्या किया, जिम्मा लिया, चुनाव कराने का कार्य किया। और वो भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952। ये देश में सबसे पहला क्या हुआ था, आम चुनाव। कोई दिक्कत इसको समझने में। और देश में आम चुनाव हुआ था 1952 में। उस समय हमारे देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे,
थे? सुकुमार सिंह। ठीक हो गया। ये सुकुमार सिंह, ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नौकरियों के पेपर में भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इससे देश में जब क्या हुआ, सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो वहां ये भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों की रचना, सरकारों की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले 1952 से ही प्रारंभ हुई। लोकतांत्रिक तरीके से देश में शासन व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में 1952 से ही चली और यहां से हमारे देश में सबसे पहला आम चुनाव जो है 1952। ठीक है। आप देखेंगे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे कैसे अपने दौर से गुजरी। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन लेसनों को अगर आप इस तरह से सीखते हैं, समझते हैं और ध्यान रखते हैं तो आपको न तो लिखने में कोई दिक्कत आएगी, ना ही समझने में कोई दिक्कत आएगी और ना ही किसी को समझाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज देश में आम चुनाव सबसे पहले 1952 का आम चुनाव। ठीक है, तो आम चुनाव, तो यहां से हमारे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना होना प्रारंभ हुई। तो यहाँ हमारे देश में प्रत्येक जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? 5 वर्ष के। तो 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 और 1980। कक्षा 12 में मैं आपको अभी तक ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि तब भारत की राजनीति किन किन दौर से गुजरा। देखिए, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस की थी। किसकी थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की थी, तो वहां पर जब देश में सबसे पहले चुनाव हुआ तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी? कांग्रेस। कौन उभरी थी? कांग्रेस। और दूसरी पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में एक दली दौर का प्रभुत्व चला। क्या कहा मैंने? ये एक दली दौर का प्रभुत्व यहाँ तक है। इसमें कांग्रेस ने ही देश में सरकार बनाई। इसको हम भारत के इतिहास में एक दली दौर का प्रभुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दली दौर का प्रभुत्व। वहां समझ में नहीं आ रहा है? देखो, पूरा फीचर आपके दिमाग में बैठा होगा कि भारत की राजनीति में कौन कौन सी घटनाएं कब घटी। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर भी कांग्रेस ही थी, यहाँ पर भी कांग्रेस ही थी, यहाँ पर भी कांग्रेस ही थी, लेकिन 1957 में थोड़ा कांग्रेस की स्थिति थोड़ा कमजोर होगी और राज्यों में केरल एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जहां किसकी सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसके बाद जो तीनों हमारे संघ थे 1962, 1952, 1957, 1962, इसमें एक दली दौर का प्रभुत्व चला और इसमें कांग्रेस ही हमारे देश की सबसे बड़ी सत्ता में रहने वाली पार्टी थी। 1962 एक ऐसा समय है जब हिंदुस्तान में किसने आक्रमण कर दिया था? और थोड़ा उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे? तो प्रधानमंत्री नेहरू को थोड़ा शौक कैसा लग गया, तो 1964 में 1964 में उनकी क्या होगी? ठीक है, और कांग्रेस के सामने एक संकट पैदा हो गया। क्या कहा मैंने? कांग्रेस के सामने एक संकट पैदा हो गया कि अब कांग्रेस जो पार्टी है इसको कौन बिल्डअप करेगा, कौन आगे ले जाएगा। ठीक है, उस समय उत्तराधिकारी की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। सुनते रहना, समझते रहना, जिस तरह से हम इस पार्ट को आगे ले जाएंगे। यहां से बड़ा इंपोर्टेंट और एक अलग तरह का दौर भारत की राजनीति में देखने को मिला। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब नेहरू की मृत्यु होगी तो कांग्रेस के उत्तराधिकार को आगे बढ़ाने की एक बड़ा संकट सामने आया और उसमें एक बड़े अच्छे नेता एलबीएस के रूप में थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के एक अच्छे और एक व्यक्तित्व जो पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे सादगी वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध थे, तो उनको कांग्रेस की सत्ता दी गई और वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो वहां और जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो देश के प्रधानमंत्री 1964 से लेकर 1900 ये 2 वर्ष तक उनका शासनकाल था, यानी वो 2 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री थे। इस दौरान एक बड़ी दिक्कत आई 1965। क्या कहा मैंने? 1965 आपके लिए इंपोर्टेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें भारत पर किसने आक्रमण किया था? और पाकिस्तान ने भारत की तो स्थिति खराब हुई थी इससे, चीन युद्ध से। किससे हुई थी? 1962 में चीन युद्ध से जो खराब हुई थी उसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने 1965 में क्या कर दिया? हमला। कोई दिक्कत? अब 1965 में फिर भारत
पाकिस्तान से जीता, और उसके बाद 1966 में जो एलबीएस थे यानी लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, वो ताशकंद सोवियत संघ की मदद से भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ, उस समझौते को कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताशकंद समझौता 1966 में। उज्बेकिस्तान आजकल, हाँ, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद आजकल, उस समय वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस वहां पर एक समझौता हुआ, और समझौते के उपरांत ही क्या हो गया, एलबीएस की यानी लाल बहादुर शास्त्री की क्या होगी, मृत्यु होगी। जो इस कांग्रेस के लिए पहले पैदा हुई थी वो आज भी पैदा होगी, क्योंकि दो बड़े नेता कांग्रेस के क्या हो चुके थे, जल्दी जल्दी उनका देहांत हो चुका था, और कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में एक और समस्या क्या पैदा होगी कि अब देश में फिर कांग्रेस को आगे ले जाने वाला नेता कौन होगा। धीरे धीरे हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत की राजनीति कैसे आगे बढ़े, इसको सिस्टमैटिक तरीके से आप समझते जाइए और सुनते जाइए, ठीक है। हम पहुंच गए 1966 के दौर में, यानी जब एलबीएस की क्या होगी है, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होगी ताशकंद समझौते के दौरान, ठीक हो गया। अब आगे बात करेंगे 1966 के बाद भारत की राजनीति में कौन को नेतृत्व पैदा कौन, फिर इसके बाद कांग्रेस के सामने उत्तराधिकारी की बड़ी समस्या आ गई, ठीक है। बड़ी समस्या आ गई तो हुआ ये कि उस समय देश में फिर किसको चुना जाएगा आगे, कि इसको देश की प्रधान